नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं हूं नीलम पांडे। पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मालीवाल ने अपने ही एक सहयोगी पे इल्जाम लगाए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। मुंबई में हमने देखा एक होर्डिंग के हादसे से कई लोगों की जान गई। यही नहीं, इससे जुड़े और भी कई सवाल आपने हमें भेजे हैं, जिनके आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका द प्रिंट में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मेरी सहयोगी अपूर्वा मंधानी जो ये शो करती हैं, वो इलेक्शन की वजह से बाहर गई हुई हैं दिल्ली से, लेकिन अगले सप्ताह वो आपके साथ ज़रूर रूबरू होंगी। तो बिना किसी विलंब के आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ, जो कि प्रतीक सिंह ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और वो कहते हैं चलिए मान लेते हैं कि भाजपा सत्ता में आती है, तो आपको क्या लगता है कैबिनेट में कोई बदलाव होंगे? खासकर वो जानना चाहते हैं रेलवे और वित्त मंत्रालय के बारे में, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। और वो जानना चाहते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में जिस तरह के अभी काम किए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या बदलाव किए जाने हैं, क्योंकि वो कहते हैं रेलवे में भीड़ भाड़ की समस्या हो रही है। देखिए, रेलवे में भीड़ भाड़ की समस्या तो एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए कि कैपेसिटी बढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। और मैं पहले आपके जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का वो पहले ले रहा हूँ। और उसके लिए कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब और ट्रेन्स चाहिए, बेहतर ट्रेन्स चाहिए, उसके लिए बेहतर ट्रैक्स चाहिए। जो हमारे ट्रैक्स हैं, जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, वो बहुत पुराना है, वो बहुत दिन से रिन्यू नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत दिन से हमारा रेलवे का क्या था कि आप ये मुफ्त, वो मुफ्त, इसमें पास, उसमें पास, इसमें किराया कम, उसमें किराया कम। तो ये एक तरह से हमारी जो रेलवे थी, ये ठीक है, ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के खर्चे पे ही चलती है। तो रेलवे कोई प्रॉफिट बनाने की चीज़ नहीं है। किसी देश में ऐसे रेलवे का प्रॉफिट नहीं होता है, सरकार की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मेट्रो रेल है, इन्वेस्टमेंट होती है स्टेट की, तो ये नहीं, उसमें अगर प्रॉफिट होता भी है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे प्रॉफिट होता है, लेकिन जो खर्चा होता है बनाने में, उस पर प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी रेलवे में, जो ट्रैक डबलिंग होनी थी, इलेक्ट्रिफिकेशन होनी थी, ये ट्रैक की कैपेसिटी बढ़नी थी कि उसमें ज़्यादा ट्रेन जा सकें, फास्टर जा सकें, वो सब बहुत बहुत दशकों से नहीं हुआ था। बहुत ट्रैक तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए उसी ज़माने के चले आ रहे हैं। तो पिछले 5-7 सालों में उसमें काफ़ी बदलाव आया है और कुछ आगे भी बढ़ना शुरू हुआ है। आप देखिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, जो बिजलीकरण रेलवे का करीब करीब पूरा ही हो गया है, बहुत हो गया है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक ग्रिड है सारे देश में बन गई है पावर की। ये सारी बातें कुछ नए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म है। अब जो भीड़ भाड़ है वो तो तभी ठीक होगी जबकि जहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में, अब देखिए भीड़ भाड़ ट्रेन की बात क्या है, अब भीड़ भाड़ हवाई जहाज़ में देखिए। ये अलग बात है कि हवाई जहाज़ में आप खड़े होकर नहीं जा सकते या लटक के नहीं जा सकते, उसमें जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पे ही जा सकते हैं। लेकिन अगर कल को बोल दें कि हवाई जहाज़ में आप खड़े भी होकर जा सकते हैं और आप लटके भी जा सकते हैं, तो वो भी भर जाए। क्योंकि भारत में डिमांड बहुत है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लोग चल फिर रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत चाहिए। तो रेलवे में बहुत काम होना है, कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत काम होना है, दोनों तीनों बातें होनी है। ये मैं सिर्फ पैसेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यात्रियों की, क्योंकि रेलवे का बड़ा काम तो माल ढोना भी है। तो यात्रियों के लिए भी एक तो कैपेसिटी चाहिए, और ट्रेन चाहिए, और सीटें चाहिए, लेकिन और बेहतर ट्रेन और बेहतर सीटें और बेहतर सुविधाएं चाहिए। कुछ रेलवे स्टेशंस भी पहले से बेहतर हुए हैं, तो ये सब बातें अच्छी हुई है। लेकिन उसके पीछे जो कुछ होता है, जो टेक्निकल बातें होती हैं, सेफ्टी की नई बातें होती हैं, सिग्नलिंग की बातें होती हैं। ये ना हो कि कोई शहर के अंदर आते आते ट्रेन 1 घंटा रुके, फिर एक रुक रही है, दूसरे को पास दे रही है, नहीं तो आपस में टक्कर हो गई। ये सारी बातें रेलवे की बड़ी हैं, वो जल्दी उनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। और जैसे ही अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कि उनके ऊपर मालगाड़ियाँ चली जाएं तेज़, तो बाकी ट्रैक फ्री हो जाए। कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उनमें कुछ लगता है कि कुछ ढीलापन है। सरकार के पास पैसा भी है कि नहीं, अभी बात समझ नहीं आती। क्योंकि रेलवे ने, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ ने बहुत उधार लिया है अपना काम करने के लिए, और उस उधार को भी रीपे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सॉवरेन डेट ही बन जाती है, सरकार के ऊपर ही वो उधार होता है। तो ये सब बातें, अब सरकार अगर आएगी तो देखिए जो मोदी जी का स्टाइल है उसमें बदलाव तो कैबिनेट में होते ही हैं। और अब आप देख लीजिए पिछले 10 साल में, खास करके लास्ट 5 साल में, साफ हो गया है कि
2-3 कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ के किसी और मंत्री का कोई मतलब नहीं होता जी। कुछ ऐसे हो गया है। अभी ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत दिल पे हाथ रख के सच बोल रहा हूँ, कि अगर आप मुझे पूछ लें 3-4 मंत्रालयों के अलावा कि फलाना का मंत्री कौन है, मैं ये नहीं कहना चाहता कोई पोर्टफोलियो का नाम वो कोई बुरा मान जाए, कि 15-20 पोर्टफोलियोज ऐसे होंगे जिनका आप एकदम मुझे अगर वाइवा जैसे कहते हैं कर लें और बोले कि रैपिड फायर इसका मंत्री कौन है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और मेरा तो काम ही सारा दिन ये देखना है, इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि उनका कोई महत्व ही नहीं है। उनके काम और लोग करते हैं, कुछ पीएमओ से आते हैं, कुछ नीति आयोग से आते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज करते हैं, मंत्री को खास इंटरव्यूज़ भी नहीं देते हैं, कहीं टीवी पे भी नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो कैबिनेट मंत्री है उसका दर्जा बिल्कुल एक नाम के बराबर ही है। तो उसमें क्या बदलाव होगा, लेकिन हाँ, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम, जो कि हमारे सीसीएस के मंत्रालय हैं। उसके बाद जो की इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग, रेलवेज, हाईवेज, ये हेल्थ, एजुकेशन, ये ज़रूरी मंत्रालय है और इनके मंत्री आपको नज़र भी आते हैं। उनके नाम भी मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, बल्कि ये भी बता सकता हूँ कि 10 साल में कौन कौन रहा। तो ये सब बदलाव है। ये मोदी बीजेपी का स्टाइल भी है। तो मुझे लगता है काफ़ी इसमें नए मंत्री आएंगे और कुछ मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग और, जैसे कि पहले सिविल सर्विसेज से आए, जैसे कि आर के सिंह आए, पहले आर के सिंह आए, फिर हरदीप पुरी आए, अश्विनी वैष्णव आए, जिनका सिविल सर्विसेज में तजुर्बा है। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे भी और लोग आएंगे। अभी भी तरनजीत संधू कंटेस्ट कर रहे हैं अमृतसर से। अब जो भी हो, मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में तो आएंगे। जैसे कि हरदीप पुरी ने भी कंटेस्ट किया था, फिर राज्यसभा में है वो। ऐसे ही उसके पहले अरुण जेटली ने भी कंटेस्ट किया था राज्यसभा में। लेकिन जो लोग ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, सिविल सर्विसेज, मैं सिविल सर्विसेज को प्रेफर करता हूँ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ये लोग जो आए हैं उनके ऊपर मोदी जी का यकीन है। वो सोचते हैं तजुर्बेकार हैं, काम कर चुके हैं, और उनमें भी वो लोग जिनके साथ मोदी जी का अपना काम करने का तजुर्बा है। तो अगर आप बाकी भी सिविल सर्विसेज में देखें कि कौन लोग मोदी जी के साथ क्लोजली काम करते रहे, जैसे कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या जैसे होम सेक्रेटरी काफ़ी समय से हैं, तो इन सब लोगों पर विदेश सचिव काफ़ी समय से एक्सटेंशन मिली हुई है। तो इन सब लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर इनमें से कुछ लोग सरकार में किसी कैपेसिटी में आए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आए, चाहे वो मंत्रालय में आए, चाहे कुछ और की पोजीशंस बने, नई पोजीशंस बने। जैसे अमिताभ कांत है, वो मंत्री नहीं है, लेकिन नई पोजीशंस उनके लिए बनती रहती हैं और वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ही उसके पहले परमेश्वरन अय्यर थे। तो ये मोदी सरकार का एक ट्रेंड है। सुनील काशिर पूछना चाहते हैं आपसे, क्या संभावना है कि क्या कांग्रेस 50 लोकसभा सीटें और बीजेपी 272 सीटें पार कर जाएगी? देखिए, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। अगर कांग्रेस 50 पे रहती है तो बीजेपी को 272 से पास करना कोई मुश्किल नहीं है, और कांग्रेस 50 से ऊपर जाती है तो कितना ऊपर जाती है क्योंकि देखिए, जो बीजेपी की 303 सीटें आई हैं, उनका आप ठीक से विश्लेषण अगर करें तो वो खास करके इसीलिए आई है कि बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया है। तो 2014 के चुनाव में 88% सीटें जहां कांग्रेस नंबर 2 थी, वो बीजेपी जीती। कांग्रेस सिर्फ 12% जीती। 2019 में ये 92% हो गया कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ 92% हो गया। तो जहां बीजेपी को वही सीटें मिली जहां एकदम कांग्रेस धाराशायी हो जाती है। तो कांग्रेस के अगर सीटें बढ़ेंगी 10, 20, 30 अगर बढ़ें तो वो बीजेपी की कॉस्ट में बढ़ेंगी, वो सीटें किसी और से नहीं आएंगी। तो क्योंकि अगर मान लीजिए आपके अच्छा तेलंगाना में शायद सीटें वो बीआरएस से आए, पर बीआरएस की भी इतनी सीटें नहीं थी पिछली बार। 4 बीजेपी की थी, 4 निकल कांग्रेस की थी, 8 उसमें 1-2 ओवैसी जैसे होते हैं। तो कांग्रेस के पास स्कोप कहीं और से सीटें लेने का नहीं है। अगर कांग्रेस की सीट 50 के ऊपर कोई भी बढ़ती है,
मैं कहता हूँ अगर 10 भी बढ़ती हैं तो 10 में से 8 या 9 बीजेपी से आएंगी। तो ये एक सीधी इक्वेशन है। तो 50 कांग्रेस की हो तो बीजेपी की 272 में कोई चिंता नहीं है, और बीजेपी के अगर 272 के ऊपर हो तो कांग्रेस ज़्यादा 60 के ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये एक इक्वेशन है जो कोई मुश्किल नहीं है समझनी, कम से कम ये इक्वेशन मुश्किल नहीं है समझनी। रोहित श्रीवास्तव जानना चाहते हैं कि धर्म के राजनीतिकरण के बारे में पीएम के लगातार बयान, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर उनके हालिया बयान, क्या उससे आप क्या समझते हैं? वह इतना बार अपना रुख क्यों बदल रहे हैं? भारतीय राजनीति के राजनीतिक संदेशवाहक उस्ताद के बारे में ये बहुत ही अस्वाभाविक है। वो देखिए, वो इसको बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको एक हर किसी का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि वो कहते क्यों है, निकली जाती, क्योंकि यही राजनीति बहुत दशकों से रही है। और दूसरी बात यह है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है। उनको लगता है मुसलमान तो वोट देंगे नहीं, तो मुसलमान से चिढ़ा के आप हिंदू से वोट ले लें, हिंदू को ये कह के देखिए मुसलमान का खतरा है, आपका हक मुसलमान को मिल जाएगा। तो वो कहते हैं, उनकी बहुत मित्रताएं हैं मुसलमान देशों में, कई मुसलमान देशों से उनको टॉप ऑनर भी मिले हुए हैं, तो उनको वो भी संभालना होता है। जैसे कि दिल्ली में उन्होंने एक बार रामलीला मैदान में स्पीच दी थी, जहाँ कहा था कौन कह सकता है कि मैं एंटी मुसलमान हूँ, मेरे को तो सब देशों में अवार्ड मिले हुए हैं। अभी एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैं हिंदू मुसलमान करूँगा तो मैं पब्लिक लाइफ में नहीं रह सकता, लेकिन अगले दिन फिर बोले। अब अगर उनसे या उनके समर्थकों से बोले तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने तो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम देखेंगे कौन से वर्ग के लिए कितना बजट स्पेंड हो रहा है। तो बजट तो कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं होता। आप SC ST बोले, माइनॉरिटीज़ बोले, माइनॉरिटी तो मुसलमान ही है, बजट तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारी राजनीति है सबका साथ सबका विकास। तो हर बात का राजनीति में कोई जवाब होता है, लेकिन जवाब के अलावा हर बात एक दूर से नज़र भी आती है। तो क्या बोलते हैं हिंदी में, कई बार मैं हिंदी के मुहावरे इस्तेमाल करता हूँ जो मैं अपने माँ बाप से सुनता था, तो सोचता हूँ कि अप्रोप्रिएटली यूज़ करता हूँ कि नहीं। वो कहते थे ना, मतलब जो बात साफ समझ आ रही है उसके लिए आप और क्या ढूंढ रहे हैं। राजनीति यही है बीजेपी RSS की, और ख़ास करके मोदी एरा के बाद वो हिंदू मुस्लिम राजनीति है, उसके ऊपर कोई बहुत बहस की बात नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसके बाद में लोग ऐड कर देते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। पुराने ज़माने में जो विद्वान लोग पढ़ लिख जाते थे वो फारसी पढ़ते थे, पर्शियन। हाँ। संकल्प कह रहे हैं कि वो अपने पक्ष को आपके 3 CTC जो उन्होंने देखे हैं, चुनाव थीम, राम मंदिर और पार्टियों में जिस तरह से एक तरह से डिक्लाइन जो गिरावट आ रही है उस पर आधारित कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, मुझे भी लगता है कि बीजेपी मुख्य विषय के बजाय उप विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ तक कि पीएम के मंगलसूत्र वाले तंज ने भी भविष्य के विमर्श के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। उनका सवाल है कि क्या हम भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जहां आर्थिक चर्चा पहचान पर हावी होगी? क्या हम अतः आगामी चुनाव में इकोनॉमिक लेफ्ट वर्सेस इकोनॉमिक राइट की लड़ाई देख सकते हैं? देखिए, अगर ये इकोनॉमिक लेफ्ट और इकोनॉमिक राइट हो जाए तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमारी राजनीति में काफ़ी समय से ये बाइनरी नहीं आई है जी। हमारे यहाँ बाइनरी कोई धर्मनिरपेक्षता, और उस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या हो, डेफिनेशन क्या हो, इस पे रह गई है। कोई धर्मनिरपेक्षता की भी बात होती है, लेकिन जो मोदी सरकार के खिलाफ है या जो उसके चैलेंजर्स हैं, जो उसको चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, वो लोग भी अपने आप को एक तरह से कोर्स करेक्शन करें। कोर्स करेक्शन में कोर्स में कहूँगा, क्योंकि वो कोर्स करेक्शन थोड़ा सा डर का बिहेवियर भी है। जिस तरह खौफ खाए हुए हैं कि मुसलमान की बात नहीं करना, अब इफ्तार पे नहीं जाना, अपने घर पे इफ्तार नहीं करना, जो पहले सब होता था, या और कुछ नहीं तो अजमेर शरीफ चादरें चढ़ाना, तो अपोजिशन वाले भी ये नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि केजरीवाल कितने समय से उन्होंने बिल्कुल कोई मुसलमान के बारे में बात नहीं की। दिल्ली में शाहीन बाग हो गया, उसके बाद राइट्स हो गए, दिल्ली सरकार बिल्कुल चुप रही, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मोदी सरकार और बीजेपी जो अभी है उसको मुसलमान इतना एंटी मुस्लिम समझते हैं कि वो देखेंगे कि जो बीजेपी को हराने वाला है चुपचाप आके उसी को वोट दे देंगे, हमें उसके लिए बोलना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक फेक सेकुलर नॉन सेकुलर डिबेट हो गई है। फेक टू द एक्सटेंट के
जो सेकुलर लोग कहते हैं और जो कहते हैं कि सरकार नॉन सेकुलर है, वो भी सेकुलर बात करने से घबराते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कुछ समय किया था मोहब्बत की दुकान, लेकिन वो फिर फटाफट भूल गए और उसके बाद जो उनकी नई राजनीति आई, खास करके मैनिफेस्टो के टाइम में, पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल आई। मैं तुम्हें इतना मुफ्त दूंगा, तुम मुझे वोट दो। ये नहीं था कि मैं देश में, आपका देश मोहब्बत की दुकान नहीं है, आपका देश नफरत का बाजार बन गया है, राजनीति है, तो आप इस पार्टी को वोट दें तो हम इसको ठीक करेंगे। तो वो बाइनरी नहीं बन पाई। अब जो बाइनरी है, बड़ी कंफ्यूज बाइनरी है। हर कोई कह रहा है मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। तो ये बिल्कुल ट्रांजैक्शनल बात हो गई है। ये ट्रांजैक्शनल राजनीति अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में कुछ आइडियोलॉजिकल बाइनरी होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आइडियोलॉजिकल बाइनरी आप सेकुलर नॉन सेकुलर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप ज़्यादा सेकुलर बनेंगे और लगेगा कि आप कुछ मुसलमान के लिए भी बात कर रहे हैं, तो हिंदू आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ठीक है, उस बात को छोड़ दीजिए, फिर कुछ और ढूंढिए। फिर ये नहीं हो सकता कि मैं फ्री बस राइड दे रहा हूँ, दूसरा बोलेगा फ्री बस राइड, मैं तो फ्री एयरप्लेन राइड दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मुफ्त बांटने में टैक्स पेयर का पैसा है, कोई भी बांट सकता है। तो वो तरीका नहीं है। अच्छी बात है अगर ये लेफ्ट राइट इकोनॉमी के ऊपर हो और एक सेंटर होगा। भारत में कोई ना ज़रूरत से ऊपर लेफ्ट होगा, ना ज़रूरत से ऊपर राइट होगा। जो सत्ता में आएगा करीब करीब इकोनॉमी पे सेंटर के आसपास रहेगा, क्योंकि भारत अब काफ़ी समय से, 30 साल से, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा है। अब तो भारत के बॉन्ड भी जेपी मॉर्गन इंडेक्स में आ गए। दुनिया भर में अगर भारत कुछ भी गैर जिम्मेवाराना काम करेगा तो उसके बॉन्ड प्राइसेस ही क्रैश हो जाएंगे। तो अब इसको एक टॉम फ्रीडमैन ने एक थ्योरी लिखी थी, उसने कहा था गोल्डन स्ट्रेट जैकेट। उसने कहा जब से ग्लोबलाइजेशन फाइनेंस का हुआ है तो सब कुछ हम ग्लोबल स्ट्रेट जैकेट में हैं, सब देश उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और कुछ नहीं, आपकी किसी और देश से लड़ाई शुरू होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, आपके बॉन्ड प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे, क्योंकि आप डेफिसिट रन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। आपको चाहिए कि और देश के लोग आपके बॉन्ड खरीदें, क्योंकि नहीं तो हमारा डेफिसिट कौन फाइनेंस करेगा। अभी आप देखिए अमेरिका का कितना डेफिसिट है, लेकिन लोग अमेरिका के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं ना, डॉलर बॉन्ड्स, और तो और चीनी बहुत खरीद रहे हैं उसको। तो ये सब बातें होती हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट जा सकता है या बहुत ज़्यादा राइट जा सकता है, लेकिन उसमें लेफ्ट और राइट होना। अब जैसे मोदी जी ने कहा ये आज तक इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, जो पिकेटी टाइप जो नॉनसेंस है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा ओपिनियन है, वो एक यूरोप की डिबेट में, थकी हुई डिबेट में, यूरोप में $50,000 $60,000 पर कैपिटा इनकम जब होती है तो उसमें इनइक्वालिटी की बात करना और बात होती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी अभी ग्रोथ होनी है, वहाँ पे वो डिबेट को हम लाके उसको यहाँ पे एक तरह से शिफ्ट कर देना, वो एक बेवकूफ़ी की बात है। सच्ची बात ये भी है कि वो किताब इतनी मुश्किल है पढ़ने में, मेरे कमरे में पड़ी हुई है, उसके 2 पेज भी मेरे जैसा इंसान तो पढ़ नहीं पाता। आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज, उन्होंने कुछ पेपर्स आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल व्यू है। तो मोदी जी ने इन इंटरव्यूज़ में उस आइडियोलॉजिकल व्यू को डायरेक्टली काउंटर किया है, और उन्होंने कहा है कि आप चाहते हैं कि हर कोई बराबर गरीब हो। अब जब ग्रोथ होगी तो कुछ लोग पहले अमीर होंगे। तो ये पुरानी बात कहते हैं एक कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। जब ज्वार आता है तो सारी नावें ऊपर उठती हैं, बट इट लिफ्ट द यॉट्स फर्स्ट। लेकिन जो यॉट होते हैं वो हल्के होते हैं, अच्छे डिज़ाइन होते हैं, लग्जूरियस होते हैं, वो पहले ऊंचे होते हैं। तो जो अमीर आदमी होता है ग्रोथ में, उसको पहले फ़ायदा होता है। लेकिन ये कहना कि इससे गरीब गरीब हो रहा है, तो एक पक्ष अगर ये कहे कि नहीं इससे तो गरीब गरीब हो रहा है, जैसे कोई अमीर हो फटाफट उससे लेके टैक्स लो, इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ और लेके गरीबों में बांट दो, तो वो एक तरह से भारत में लेफ्ट बन सकता है। और राइट फिर कि नहीं, सबका ग्रोथ होने दो, टैक्स रेट्स को मॉडरेट रखो और प्रिडिक्टेबल रखो। तो लोगों को हर साल ही टेंशन नहीं हो कि इस साल के बजट में टैक्स रेट कैसे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर टैक्स रेट प्रिडिक्टेबल नहीं हो तो कोई इंसान लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो ये अगर एक हमारे यहाँ नई डिबेट बन जाए, नई बाइनरी बन जाए, लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर, इकोनॉमी के ऊपर, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
मन्यार चिंतन जानना चाहते हैं, पीओके के हालात पर खबरें आ रही हैं, क्या इसकी कोई संभावना है कि जिस तरह हमने इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, क्या यह सरकार पीओके को भी आज़ाद करा सकती है? यदि हाँ, तो क्या ये एक अलग राष्ट्र होगा या हम इसे भारत में विलय कर सकते हैं, जैसा हम हमेशा अपने राष्ट्रीय मानचित्र बनाते हैं? और वो ये भी कह रहे हैं, क्या हमारा देश वास्तव में चाहता है कि उसका विलय हो, या हम सिर्फ अतीत के लिए उस राष्ट्रीय मानचित्र को चित्रित कर रहे हैं और इसके प्रति गंभीर नहीं है? देखिए, पहली बात तो है कि कोई नहीं कह सकता, जो हमारा कानून है और जो हमारा संविधान है, कोई नहीं कह सकता कि हमारे देश का हिस्सा ना हो। तो हमारे देश का तो हिस्सा, हम इसको मानते ही हैं। दूसरी बात, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात समझा रहा हूँ। दूसरी बात, आप ये याद रखें कि जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसको वो तथाकथित आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आज़ाद वज़ाद है नहीं, उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट में। तो मुझे बल्कि याद है, हम जब बच्चे थे तब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर इसको वो तथाकथित कश्मीर बोलते थे हिंदी बुलेटिन में, और उर्दू बुलेटिन में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में उसको बोलते थे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर। तो उसमें जो लोग हैं, करीब आप समझें कि उसके अंदर कुल मिला के 60 लाख लोग हैं। हमारे यहाँ कुल मिला के करीब 1.5 करोड़ लोग होंगे। 2021 की हमारे यहाँ सेंसस नहीं हुई है, शायद उससे कम ही हो, क्योंकि हमारे कश्मीर में, कश्मीर वैली में भी जो बर्थ रेट्स हैं, फर्टिलिटी रेट्स हैं, बहुत बहुत लो हैं, बिल्कुल पंजाब की तरह लो है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, 1.7 1 कुछ ऐसे ही है। तो अगर मान लीजिए ये 1 करोड़ 40 लाख भी हैं, तो ये डबल से ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान के जो नियंत्रण में, कब्जे में कश्मीर है, उससे ज़्यादा। लेकिन समझने की बात यह है कि उस तरफ करीब 42 लाख तो वो एरिया जिसको कि वो कहते हैं कि हमारे देश का हिस्सा नहीं है अभी, वो आज़ाद है, फ्रॉड है, पर वो आज़ाद है। 42 लाख के करीब वहाँ पे, 43 लाख और 15-16 लाख करीब हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में, जिसको उन्होंने अपनी तरफ से एनेक्स किया है, और वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो अलग है। हमने भी अभी कलाकारी की है, हमारे यहाँ भी गिलगिट बाल्टिस्तान यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका हिस्सा नहीं है, लद्दाख का हिस्सा है जी। खैर, तो ये जो जनता है, करीब 60-62 लाख पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसमें, ये करीब 100% मुस्लिम है, और करीब उसमें मैं कहूँगा करीब 97-98% में हो सकता है 96% सुन्नी मुस्लिम है। और ये पूरी तरह से टू नेशन थ्योरी वाले हैं, इनमें कोई आज़ादी की बात नहीं करता है। और ये जो 1-2 नारे देखे, हमें चाहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये नारे थे। ये नारे ठीक है, आज़ादी के नाम से नारे सब जगह चल गए, आजकल तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं। तो वो कहने की बात अलग है, लेकिन ये सोचना कि ये लोग अभी फटाफट भारत में विलय चाहते हैं, ये वो स्थिति नहीं है जो कि बांग्लादेश में थी। क्योंकि बांग्लादेश में, समझने की बात है ध्यान से, पाकिस्तानी आर्मी के वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसेस थी, बहुत ज़्यादा किलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा रेप्स थे, मैसिव रेप्स थे, मैसिव किलिंग्स थी। और वो था कि एक रीजन पाकिस्तान का दूसरे रीजन को पूरी तरह सप्रेस कर रहा था। और समझिए कि पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्टी पूर्व पाकिस्तान की थी उसकी मेजॉरिटी आ गई थी, तो उनकी सरकार बननी थी। तो पश्चिम पाकिस्तान वालों के पास, क्योंकि सेना उनके कंट्रोल में थी, उन्होंने कहा कि आप जीत जाए चाहे इलेक्शन, लेकिन आप देश पे राज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देश तो हमारा है। तो आप अगर कह रहे हैं देश हमारा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो फिर हम क्यों आपके देश के पार्ट हैं? तो वो बहुत एक पेचीदा इशू था, और उसमें क्योंकि लोग अपने आप खड़े हुए, इसलिए भारत किया और वो एक इंडिपेंडेंट देश बना। उसके पीछे टू नेशन थ्योरी थी। टू नेशन थ्योरी में एक इस तरफ बनाया, एक इस तरफ बनाया, वो एक कहानी है। ये जो कहानी है, इसमें पहली बात तो ये कि आज़ादी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे, सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशंस हैं जो सन 47, 48, 49 में जो सब प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसके अंदर अगर प्लेबिसिट हो भी, जनमत संग्रह जैसे कहते हैं या रायशुमारी उर्दू में कहते हैं, अगर वो हो भी, तो उसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं कि आप इंडिया जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस का ऑप्शन नहीं है।
इसीलिए पाकिस्तान का इसको आज़ाद कश्मीर कहना, जो टू बिगिन विथ फ्रॉड है, डेड ऑन अराइवल है ना, जिसको कई बार हमारे अखबारों में लिखते हैं ब्रॉट डेड। कोई किसी का मर्डर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्रॉट डेड है ना, डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, उसकी करेक्ट इंग्लिश होती है डेड ऑन अराइवल। तो ये आइडिया ही डेड ऑन अराइवल था। ये पाकिस्तान की एक हिपोक्रेसी है जो उन्होंने कब से शुरू की कि ये तो आज़ाद है। वो आज़ाद बिल्कुल नहीं है, उसको वो कंट्रोल करते हैं इस्लामाबाद से। अब देखिए उसके अंदर उन्होंने आज़ाद के ड्रामे के लिए वहाँ का जो वहाँ के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, वहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन उसका जो सारा मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान अफेयर्स अलग से मिनिस्ट्री बनाई हुई है। कश्मीर की गवर्नेंस के लिए भी उन्होंने 14 सदस्य की कश्मीर काउंसिल बनाई हुई है। उसमें 8 सदस्य लोकल हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं। उसमें उनका जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और 6 उनकी असेंबली जो भी है वहाँ पे उसके मेंबर्स होते हैं, और 6 पाकिस्तान से होते हैं। उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी होता है, और प्रधानमंत्री इस काउंसिल का हेड होता है। तो फिर से दूसरा ये सबूत है कि ये बकवास है आज़ादी की बात। लेकिन तीसरा सबूत सन 74 में, क्योंकि शिमला अकॉर्ड के बाद ये नज़र आया कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो एक तरह से बॉर्डर हो गई है, अभी सीज फायर लाइन नहीं, युद्ध विराम लाइन नहीं है, और वैसे भी अब यूएन में नहीं जा सकते, किसी और को नहीं ला सकते, बायलैटरल इशू है। तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि हमारा जो कंट्रोल है इस कश्मीर के हिस्से पे, इसको फॉर्मलाइज करते हैं। तो उन्होंने एक संविधान बनाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, लेकिन उस संविधान में एक क्लॉज डाल दिया कि कोई भी ऐसे कहना या इस बात को प्रमोट करना कि कोई ऑप्शन हो सकता है कल को कश्मीर के लिए पाकिस्तान में विलय के अलावा, तो वो असंवैधानिक है। अगर पाकिस्तान में विलय के अलावा कोई भी और ऑप्शन, उसके लिए कैंपेन करना, उसकी बात करना, उसके लिए एक एडिटोरियल लिखना, उसके लिए एक ट्वीट लिखना, ये सब असंवैधानिक है, तो ये आज़ाद कश्मीर कैसे है? तो एक सन 97 में 1997 में नवाज शरीफ का स्टेटमेंट भी है। उनसे पूछा गया था कि भाई आप इसको फिर से अपने देश का हिस्सा बना के सारी पॉलिसीज़ वगैरह वहाँ लागू क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा नहीं, अगर वो करेंगे तो जो हमारा एक आर्ग्यूमेंट है कि ये आज़ाद है और इसका फैसला भी होना है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग इतिहास को लेके चिपक जाते हैं और सोचते हैं कि इतिहास कल को ये बदल जाएगा। हाँ, इतिहास बदलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म होती है इरेडेंटिज्म। इरेडेंटिज्म क्या होता है? उसका ये होता है कि ओह, ये फलाना मेरे देश का हिस्सा था, तो ये एक दिन मेरा देश का फिर से हिस्सा बनेगा। जो 20वीं सदी का इतिहास है, खास करके दोनों वर्ल्ड वॉर जो हुई, वो हमको ये बताता है कि जो भी देश इरेडेंटिज्म में लगा वो देश टूट गया। हिटलर सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। उसने कहा ऑस्ट्रिया मेरे देश का पार्ट है, फलाना मैं एंशलूस करूँगा, सारे जो जर्मन एथनिक देश एरियाज़ हैं वो सब मेरे देश का हिस्सा है। क्या हुआ? अपना भी तोड़ा, अपना मुल्क दो में हो गया। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, सारी दुनिया में शर्म की बात हो गई। जर्मन लोग अभी भी, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे बनाया कि किसी की मेजॉरिटी ना आ पाए, क्योंकि एक वो मेजॉरिटेरियन एक्सेस से इतने घबरा गए। फिर अब देखिए पाकिस्तान के भी ये पागलपन है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, सारा का सारा कश्मीर सारा हमारे पास आना चाहिए। उस चक्कर में अपने देश के 2 टुकड़े करा दिए हैं और अपने देश का सत्यानाश भी किया हुआ है। तो कोई देश को, किसी सोसाइटी को ये सोचना कि मेरा अभी तो ये रक्षा है, लेकिन एक्चुअली तो मेरा ये होना चाहिए, पहले तो बर्मा भी मेरे देश का हिस्सा था, म्यांमार, पहले तो फलाना भी था, फलाना राजा के टाइम में, फलाना बादशाह के टाइम में। तो जो देश इस चक्कर में पड़ता है वो देश उसका बहुत खामियाजा भुगतता है। एक हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, उन्होंने अपना नाम यहाँ नहीं लिखा है, कि जो ये स्वाति मालीवाल का पूरा मामला है, क्या आपको लगता है इससे कोई इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, और क्या इमेज जो एक आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी आजकल क्या हो गया है कि जो वोटर होता है, एक बार किसी पार्टी को कमिट हो जाए तो फिर वो हिलता नहीं है। उस पार्टी में, उसके नेता में जो भी खामी हो उसके साथ साथ चलता रहता है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये बात एक सच्चाई है। तो इसीलिए जो हमारे चुनाव में फैसले होते हैं वो कमिटेड वोटर्स के बदलने से नहीं होते,
वो होते हैं जिसको अमेरिका की पॉलिटिक्स में अनडिसाइडेड्स कहते हैं, वो थोड़े ही होते हैं। तो उनमें से ज़रूर कुछ लोगों को फ़र्क पड़ सकता है कि अरे यार, ये लोग तो कहते थे कि हम एक अलग तरह की पार्टी हैं, ऐसे हैं, लेकिन एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव, क्योंकि देखिए वो पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्होंने कंप्लेंट अब लिख के दी है, FIR दी है, तो उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। और कोई ऐसी बात, एक रीजनेबल बात है कि कोई बना के बिल्कुल ऐसी बात कैसे बोलेगा। तो कुछ लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो लोग वही होंगे जो अनकमिटेड वोटर्स हैं। अब मैंने कोई इसमें पोल सर्वे तो नहीं किया, लेकिन आप देखिए पिछले 30-35 साल की जो राजनीति हुई है, उसमें एक बार किसी पार्टी का कोई कमिटेड वोटर्स हो जाएं तो वो आमतौर पे हिलते नहीं है। जैसे कि आप देखें कि कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव बीजेपी से बुरी तरह हारी। मैंने भी आपको बताया कि 88%, एक में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था और एक में अगले वाले में 92%। पहले में कांग्रेस पार्टी 42 सीट जीती, दूसरे में 52 सीट जीती, लेकिन उसके बावजूद 19.5% वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया। उनको पता है कि पार्टी जीतने वाली भी नहीं है, लेकिन 19.5% कम नहीं होता। हर 5 में से एक वोटर ने सिर्फ हाथ के निशान पे वोट दिया। तो वो कमिटेड वोटर्स होते हैं। तो ये कमिटेड वोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो बीच में होते हैं उनमें से कुछ को कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन फिर लोग ये भी कह सकते हैं दूसरे वाले कौन से बेहतर हैं, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो जिसको कहते हैं कि व्हाट अबाउटरी, है ना, तो व्हाट अबाउटरी पर इसके बारे में क्या, लेकिन उसके बारे में क्या, राइट। वो सबको व्हाट अबाउटरी और सबको एक्सक्यूजेस भी इस समय उपलब्ध है। पवन कुमार कहते हैं, उन्होंने हाल में दिल्ली पर हमारी जो एक रिपोर्टर है अनन्या भारद्वाज, उनका एक लेख पढ़ा कि LG ने केजरीवाल के खालिस्तानी आतंकवादी से संबंधों की NIA जांच की सिफारिश की है। उनका सवाल ये है कि क्या बीजेपी केजरीवाल पर UAPA कानून का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी? देखिए, UAPA के लिए टेस्ट बहुत हाई होता है। बाकी आजकल कोई किसी के बारे में कह नहीं सकता। कोई भी मतलब एक बार आपके पास सरकार है, आप किसी के ऊपर कोई भी कानून लगा सकते हैं, और ये कानून ऐसे हैं जिनके अंदर आसानी से बेल भी नहीं मिलती, लेकिन कुछ केस तो बनाना पड़ता है। और ये सिर्फ उसके कहने से, और वो आदमी तो आतंकवादी है, हमारी सरकार ने उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है। अगर उसने ऐसे कहा है तो थोड़ा सा किसी को उसके लिए पैसे का एविडेंस कहाँ से आया, कहाँ गया, सिर्फ किसी के कहने से अगर ऐसा शुरू हो जाएगा तो ये एक तरह की ट्रेजेडी होगी, क्योंकि वो आदमी तो इंडिया को प्यार नहीं करता है, वो तो चाहता है कि इंडिया टूटे। अब वो वहाँ बैठे बैठे किसी का भी नाम लगा देगा कल को, तो उससे उसको इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो जिसको भी चाहे भारत में डिस्टेबलाइज कर सके, और भारत की पॉलिटिक्स में उसको इतना बड़ा हम वेट या से नहीं दे सकते। ये तो खैर एक एडिटोरियल व्यू है, लेकिन अभी NIA के पास वो गया है। क्या NIA उस पर कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, रजिस्टर करती है, फिर कुछ ढूंढती है? तो लेकिन ये मामला संगीन है, क्योंकि LG जब लिखते हैं, LG दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, वो जब लिखते हैं तो सिर्फ सिफारिश नहीं करते हैं, वो उनको एक तरह से कहते हैं कि आप ये करिए। तो ये मामला संगीन है। विशेष सांघवी जानना चाहते हैं, हाल में मुंबई में एक बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत को कहते हैं घटना विनाशकारी है। साल दर साल हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, वो कहते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन को इसकी चिंता है और ना ही लोगों को। ऐसी घटनाओं का समाधान क्या है, और शहरों में अत्यधिक जनसंख्या का समाधान क्या है, क्योंकि उसकी भी क्षमताएं चरम पर हैं। देखिए, शहरों की जनसंख्या तो अब आप यही कर सकते हैं कि अर्बन रिन्यूअल और अर्बन रिफॉर्म चाहिए। बॉम्बे में बहुत समय से नहीं हुआ है। 2014 के चुनाव के टाइम, मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ चुनाव के टाइम, कभी उसका नाम है राइटिंग्स ऑन द वॉल। इस चुनाव में काफ़ी कारणवश मैं नहीं निकल पाया हूँ, शायद कोशिश करूँगा अगले हफ्ते निकलने की, कम से कम कहीं जाने की। तो उसमें उस सीरीज़ में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसकी हेडलाइन थी नवी कोलकाता, क्योंकि तब कहा था कि जो बम्बई है ये नया कलकत्ता बन रहा है, उसका डिक्लाइन ऐसे ही हो रहा है जैसे कलकत्ता का हुआ था, कोलकाता का हुआ था। तो वो उसका आर्टिकल का एक लिंक नीलम शेयर कर लेंगे आपके साथ इस डिस्क्रिप्शन में। तो बम्बई जो है बहुत हैज़र्ड तरीके से ग्रो किया है। बम्बई क्राउडेड सिटी है, क्योंकि बम्बई एक आइलैंड सिटी है। तो एक तो बम्बई के आसपास एरियाज डेवलप नहीं हुए, अब होंगे, क्योंकि अब जैसे नवी मुंबई है वो डेवलप होगा, क्योंकि ट्रांस हार्बर लिंक बन गया है। पहले था कि अगर आप नवी मुंबई रह रहे हैं, आपको आने जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि आप ऊपर से आते थे घूम के, फिर बहुत
काफ़ी ट्रैफिक जैम्स से आना पड़ता था, या फिर एक फेरी थी, वो फेरी भी कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, कभी मौसम ठीक था कभी मौसम ठीक नहीं था। लेकिन अब ये ट्रांस हार्बर लिंक से कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट हो सकती है नवी मुंबई की, जैसे कि काउलून और काउलून के आगे न्यू टेरिटरीज जिनको कहते हैं हांगकांग की, तो हांगकांग एकदम बहुत बढ़ गया उसके बाद। हालांकि हांगकांग जो आइलैंड है वो बम्बई से भी ज़्यादा क्राउडेड है, तो क्राउडेड तो कुछ भी हो सकता है, शहरों में क्राउडिंग होती है, इसलिए शहरों को हमारे ऊंचा जाना चाहिए। और वो हमारी एक बदकिस्मती भी है हमारी थिंकिंग की, कि कुछ अंग्रेज़ों के समय से ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग से हम एक नेगेटिव हो गए, खास करके उत्तर भारत में ऊंचा जाने के लिए, इसीलिए दिल्ली कहीं ऊंची नहीं गई। और शीला दीक्षित भी कहती थी मुझे दिल्ली ऊंची नहीं जाने देना, मुझे यही ठीक लगता है, क्योंकि सरकारी अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं, एमपी, वो फ्लैट बंगलों में रहते हैं, उनको लगता है सब बंगलों में रहें। अब सब तो बंगलों में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि लोग तो शहरों में आ रहे हैं। तो शहरों का जो अर्बन रिफॉर्म, अर्बन रिन्यूअल है, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स विदाउट सेफ्टी, और देशों में भी होर्डिंग्स होते हैं, कई बार होर्डिंग्स गिर भी जाते हैं, लेकिन इनमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, होर्डिंग तो विनाइल के बन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर उसको होल्ड करने के लिए कितना हैवी मटेरियल इस्तेमाल किया था। तो सेफ्टी जो है, सेफ्टी का लोग तभी ध्यान रखेंगे जबकि जो सेफ्टी के रूल्स है और फेलियर होता है उसके लिए लोगों को ठीक से सज़ा मिले। तो अब अच्छी बात है कि इसका जो ठेकेदार था वो फाइनली अरेस्ट तो अब हो गया है, और अब ये अगर 2 हफ्ते में बेल में बाहर निकल गया और सारी उम्र बेल में बाहर रहा और कोई गवाही नहीं आया, तो फिर हर किसी को शय मिलेगी। लेकिन एक दो को अगर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो जाए तो ये बात आगे के लिए नहीं होगी। एक आखिरी प्रश्न, हमारे यूज़र हैं फ्लोरा फोना के नाम से, वो पूछते हैं क्या कांग्रेस गांधी वंश के बिना जीवित रह सकती है? क्या कांग्रेस के बिना भारतीय जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन, वो टिक पाएगा? और वो कौन सा गोंद है जो पार्टियों के ऐसे असमान समूह को एक साथ रखेगा? देखिए, इस समय तो जो गोंद है आपका, आखिरी बात वो यही है कि सबको बीजेपी का डर है और सब बीजेपी के राइवल हैं, और सबको लगता है कि बीजेपी इतनी बढ़ रही है तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे पहले बीजेपी से खतरा नहीं था, उनको भी अब हो गया, जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके को, डीएमके और एडीएमके दोनों को हो गया। तो उनको लगता है बीजेपी का फुटप्रिंट यहाँ बढ़ रहा है। या आप सोचें कि दोनों पार्टी आंध्रा में टीडीपी और वाईएसआरसीपी, हालांकि टीडीपी बीजेपी के साथ है, पर दोनों को एक चिंता है कि हमारा अपना पॉकेट बोरो था, हम दोनों के बीच में था, यहाँ पे एक और पार्टी नेशनल आ रही है, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई थी। तो ये गोंद है जो अपोजिशन की पार्टीज़ को एक साथ रखता है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी सरकार है, एजेंसीज का जैसे इस्तेमाल होता है, कोई जेल जाना नहीं चाहता है। तो ये बड़ी बातें हैं जो एक गोंद है। दूसरी बात, जहाँ कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर है, कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो भी हो, लेकिन ऐसी पार्टी के अलावा कोई ऐसा अलायंस चल नहीं सकता, क्योंकि किसी भी अलायंस के लिए क्रेडिबल होने के लिए उसमें कोर चाहिए, और वो सॉलिड कोर चाहिए। तो चाहे 20% ही वोट हो, लेकिन 20% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी वो सॉलिड कोर प्रोवाइड करता है। अब देखिए 20% कितना वोट है, अगर आप बीजेपी को निकाल दें वो तो अलग बात है, लेकिन कोई भी 6 पार्टियां इंडिया में ले लें, कोई भी 6 पार्टियां, चाहे यूपीए, चाहे एनडीए, चाहे कहीं भी, कोई भी 6 पार्टियों का मिला के भी 20% वोट नहीं है। तो ये कोर एक स्ट्रॉन्ग कोर है। अब आपका पहला सवाल कि गांधी परिवार इसका नेतृत्व में रहेगा कि नहीं, हम देखेंगे इस चुनाव में क्या होता है। अगर मान लीजिए बहुत बुरा हो तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई परिवार को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि जब भी किसी और के पास नेतृत्व गया है, जैसे कि नरसिम्हा राव के पास गया, सीताराम केसरी के पास गया, तो इमीडिएटली जो पार्टी का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्राइक बैक करता है। या देखिए कि पार्टी का नेतृत्व तो नहीं किया, लेकिन सरकार का गया था मनमोहन सिंह के पास, तो जब तक यूपीए 2 आया तब तक सारी पार्टी उनके खिलाफ हो गई थी, क्योंकि उनको लगा कि अरे ये पार्टी तो गांधी परिवार की है, ये इसमें कौन चौधरी बन के बैठा हुआ है। तो ये इम्यून सिस्टम है। इसलिए मैं उस टाइम कहता था कि कांग्रेस पार्टी का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जब इंसान की बॉडी खुद ही बॉडी को नुकसान करने लगती है। तो वो मैंने कहा ये केस वो है कि पार्टी अपनी सरकार को नुकसान कर रही है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इम्यून रिएक्शन होता है। तो अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने अपने फैक्शन लेके निकल जाएं पार्टी से, नई पार्टियां बनाएं, अपने रीजन में बनाएं। अभी भी आप देखिए कि कितने मुख्यमंत्री भारत में हैं जो कांग्रेस के
कांग्रेस से निकल के गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं है। अब मैं मेरे ख्याल 9 के करीब ऐसे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं करूँगा, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के गई थी, शरद पवार कांग्रेस को छोड़ के गए थे, जगन कांग्रेस को छोड़ के गए थे, केसीआर भी कांग्रेस में रहे हुए हैं सबसे पहले। तो ये कुछ बातें हैं। और कांग्रेस पार्टी स्प्लिट प्रोन है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग जाते रहे हैं और वो एक टेंडेंसी है, लेकिन नेशनल लीडरशिप किसी और को लेना आज तक किसी ने कोशिश नहीं करी है। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि अपूर्वा कहाँ गई है। हमको लगा कि ज़रा अपूर्वा को दिल्ली में ऑफिस में बैठ के ज़रा बहुत टेंशन हो रही है, तो उसको हमने बड़ी कंफर्टेबल जगह भेज दिया, झारखंड में जी। और उसके पहले वो ईस्टर्न यूपी में घूम के आई थी। और ऐसे ही हमने नीलम को भी पहले काफ़ी समय, क्योंकि राजस्थान में पहले चुनाव हुआ था, काफ़ी समय राजस्थान लगा के आई है, अभी भी शायद कहीं निकल जाए। और ऐसे ही कुछ कारण है कि मैं भी 1-2 सप्ताह हेडलाइंस के पीछे नहीं कर पाया, लेकिन अब क्या, एक हेडलाइंस के पीछे करने से बेहतर है 2 ऐसे प्रोडक्ट्स करना। तो डीके सिंह भी करेंगे, और एक पहले वो एक और प्रोडक्ट करते थे नीलम के साथ, वो अब वापस लेके आएंगे। तो आप उसको देखते रहिए और हमारे मेंबर बनिए, क्योंकि इन सारे प्रोग्राम्स में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके प्रश्न हम पहले लेते हैं। मेंबरशिप आपको बहुत कॉस्ट नहीं करती है, और उसमें जो हमारे सब्सक्राइबर के बेनिफिट्स हैं, हालांकि हमारा सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर वो बेनिफिट्स भी हम आपको देते हैं अगर आप हमें अपना ईमेल एड्रेस भेज दें। तो कृपा करके हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको कम से कम मज़ा फिर ज़्यादा आएगा।